छत पर बागवानी योजना के तहत खेती में मिलेगा अनुदान। HSBQ रोगों के विरोध चलाई जा रही निशुल्क टीकाकरण अभियान। स्ट्रॉबेरी खेती कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं राज्य के किसान। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। बढ़ती शहरीकरण और सीमित भूमि संसाधनों के कारण खेती करने योग्य जमीन भी कम हो गई है। यही वजह है कि लोग अब अपने घरों में बागवानी करने लगे हैं ताकि उन्हें आसानी से ताजे फल, फूल और सब्जियां मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार छत पर बागवानी योजना चला रही है, जिसके माध्यम से छत पर खेती करने वाले लोगों को अनुदान भी दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में घर की छतों पर फल, फूल एवं सब्जी की उपज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत पर बागवानी योजनाएं चलाई जा रही है। सूबे के 4 जिलों में कम कीमत में पौधा समेत गमलों की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना का लाभ फिलहाल पटना सदर, दानापुर, फुलवारी एवं खगौल के अलावा भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर जिले के शहरी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, जिनके अपने घर, अपार्टमेंट के छत पर 300 वर्ग फुट की जगह है। खुद के मकान वाले लाभुकों को 300 वर्ग फुट की जगह किसी दूसरे के हस्तक्षेप में नहीं होनी चाहिए, जबकि अपार्टमेंट की स्थिति में सोसाइटी से NOC देना काफी अनिवार्य माना गया है। योजना की प्रति इकाई 300 वर्ग फुट की इकाई लागत 48,574 रुपए है। इस योजना पर 36,430 रुपए सरकार की ओर से अनुदान के लिए दिया जाएगा। बाकी बची राशि लाभुक को ही देना होगा। बिहार सरकार ने पशुधन की रक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत HSBQ रोगों के निशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के पशुधन को इन खतरनाक और जानलेवा बीमारियों से बचाना है। दरअसल यह एक गंभीर और बैक्टीरियल बीमारी है जो गाय, भैंस और अन्य पशुओं को प्रभावित करती है। यह बीमारी तेजी से फैलती है और सही समय पर अगर इलाज ना हो तो पशु की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसलिए अपने पशु को टीकाकरण अवश्य करवाएं। पिछले दिनों राजधानी पटना के गांधी मैदान में 3 से 5 जनवरी तक बागवानी महोत्सव आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किया। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और शहरी बागवानी को प्रोत्साहित करना था। महोत्सव में विशेषज्ञों द्वारा किसानों और बागवानों के लिए ज्ञानवर्धन सत्र का भी आयोजन किया गया और साथ ही किसानों और बागवानों को बेहतर खेती के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी उपलब्ध कराए गए। बैगन और मिर्च के मिश्रित खेती किसानों के लिए एक लाभदायक तकनीक है। दरअसल दोनों फसलें एक ही मौसम में उगाई जा सकती है, जिससे भूमि और संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है। मिर्च की तीव्र गंध बैगन के कीटों को दूर रखने में मदद करती है। यह खेती पानी और श्रम की भी बचत करती है, क्योंकि दोनों फसलों की देखभाल एक साथ काफी आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा दोनों की बाजार में काफी अच्छी मांग है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा होता है और मिश्रित खेती करने से मिट्टी की उर्वरकता भी बरकरार रहती है। बिहार में सब्जियों की खेती का विशेष स्थान है और टमाटर इसके प्रमुख फसलों में से एक है। राज्य की उर्वर मिट्टी और जलवायु परिस्थितियां टमाटर की खेती के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है। बढ़ती मांग और बाजार की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्नत प्रभेद के टमाटर की खेती किसानों के लिए अधिक लाभदायक साबित हो रही है। पूषा रूबी, अर्का विकास, अर्का सम्राट और स्वर्णलता टमाटर के उन्नत प्रभेद है, जिसकी खेती कर किसान भाई काफी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के किसान अब पारंपरिक खेती के दायरे से बाहर निकलकर आधुनिक और उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर एक अलग पहचान बना रहे हैं। ऐसे एक सफल किसान है वैशाली जिले के राकेश कुमार, जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग कर स्ट्रॉबेरी की खेती में न केवल सफलता पाई है, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मिसाल कायम किया है।
स्ट्रॉबेरी की खेती भारत में काफी तेजी से लोकप्रिय हो रही है और कई किसान इस दिशा में भी सफलता की नई कहानियां लिख रहे हैं। वैशाली जिले के किसान भी पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे ही एक सफल किसान है राकेश कुमार, जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अर्थात ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग कर स्ट्रॉबेरी की खेती में सफलता प्राप्त की है। राकेश 1.5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती कर स्थानीय बाजार के अलावा बड़े शहरों में बेच रहे हैं, जिससे उन्हें तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त हो रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव। नया लाल आलू 2000 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 1800 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 2600 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर काफी कम रहेगा। हालांकि फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है। इस मौसम में पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पशुओं को शीत हवा के सीधे संपर्क से बचाकर रखें, उनके आवास को सूखा रखें और साथ ही ठंड के मौसम में उनके खाने में वसा की मात्रा काफी बढ़ा दें। साथ ही मिनरल को भी जरूर शामिल करें पशुओं के आहार में। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की और जाना कृषि जगत में हो रही तमाम नई बातों को। नमस्कार, मैं किशोर जबी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे शीतकाल में बकरियों का प्रबंधन कैसे करें और साथ ही साथ शरद ऋतु में हरी पत्तेदार सब्जियों की देखभाल कैसे की जाए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पीपीआर का टीकाकरण करा देने से इस समय होने वाली बीमारियों में जो न्यूमोनिया है उससे पूरी तरह से बचाव हो जाएगा। एक बात मैं इसमें और आपको जोड़ दूं कि ये जो पीपीआर का टीकाकरण है, इसको हर वर्ष कराने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये 3 साल में एक बार लगता है, तो अगर एक बार लगा हुआ है तो फिर तीसरे साल फिर दोबारा इसको लगाने की जरूरत पड़ती है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, ठंड का मौसम पूरी तरीके से आ चुका है। ऐसे में अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो अपनी बकरियों को स्वस्थ रखने के लिए उनका प्रबंधन कैसे करें, आज हम इसी विषय में विस्तार से जानेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक कुमार सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, हमारी मुहिम है, हमारा उद्देश्य है कि समय समय पर आपकी परेशानियों को या उनके समाधान के तरीकों को विशेषज्ञों के द्वारा आप तक पहुंचाना। परेशानियां क्या हैं, समाधान क्या कैसे हो सकता है, इन विषयों पर हम चर्चा करते हैं। समय समय पर आने वाले जो परेशानियां हैं उन पर। तो आज हम बात करते हैं कि शीतकालीन, जो अभी जाड़े का मौसम लगभग अब शुरुआत हो चुकी है, दस्तक दे चुका है, तो शीतकालीन बकरी पालन, खास करके हमारे यहाँ गरीबों की गाय कही जाती है बकरियों को, तो बकरी पालन में किन किन परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है सर्दियों के मौसम में, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बिहार
पशु चिकित्सा महाविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक कुमार सिंह हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सबसे पहले हम बकरियों के बारे में, चूँकि हमारे यहाँ कई ऐसे वर्ग हैं, कई ऐसे समुदाय हैं जो बकरियों पर ही आधारित उनकी जीविका है, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बकरी उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो बकरियों में सबसे अधिक परेशानियां जाड़े के दिनों में क्या होती है सर? ये जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न है आपका। जैसे हमने कहा कि सामान्य तौर पर भी ये हम लोग भी जानते हैं कि बकरियां खास करके उन रेगिस्तानी इलाकों में प्रायः पाई जाती हैं, लेकिन चूँकि हमारा उस तरह का नहीं है, हमारे यहाँ जाड़ा और गर्मी और बरसात तीनों मौसम, खास करके हम लोग लो लाइंग एरिया में हैं। तो चूँकि अब बरसात का मौसम ख़त्म हो चुका है, जाड़ा दस्तक देने वाला है, तो हम लोग बकरियों में होने वाले जो जाड़े की समस्याएं हैं उसमें प्रमुख रूप से जो समस्या है वो है न्यूमोनिया की समस्या। और हम लोग जानते हैं जैसा कि इंसानों में भी जाड़े के मौसम में रेस्पिरेटरी सिस्टम की समस्याएं होती हैं। मौसम में थोड़ी आर्द्रता होती है और ठंड होती है, तो चाहे ठंडी हो या गर्मी, ये दोनों ही मौसम जब 25 डिग्री के आसपास से ज़्यादा तापमान हो जाता है या उससे कम तापमान हो तो स्ट्रेस होता है। तो जाड़े में हमें पता है कि 25 डिग्री से नीचे तापमान चला जाएगा, 10 डिग्री 12 डिग्री, तो ये पशुओं के लिए भी एक स्ट्रेस है। और जब पशु स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है, तो वो बीमारी के लिए प्रोन हो जाता है। तो बकरियों में जो प्रमुख समस्या है वो न्यूमोनिया की है। और न्यूमोनिया जब ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस या दस्त के साथ सम्मिलित हो जाती है तो पूर्ण रूप से हम लोग इसको न्यूमोएंटेराइटिस कहते हैं। और ये इसको एक वायरस के वजह से जब ये बीमारी होती है तो इसको PPR भी कहते हैं। तो खास करके न्यूमोनिया की बात है, इस जाड़े के मौसम में न्यूमोनिया से बकरियां अत्यधिक पीड़ित होती हैं और काफ़ी हद तक ये उनमें जानलेवा साबित हो जाता है जब अगर इसका समय से इसकी देख रेख न की जाए या इसको अच्छे से ट्रीटमेंट इसका न किया जाए। टीकाकरण कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको कि आने से रोकती है। तो इन सब बीमारियों का जिसकी चर्चा आपने की, निमोनिया है या और जो भी बीमारियां हैं, अन्य 2 बीमारियां, तो उनमें टीकाकरण कितना प्रभावी है और इसका टीकाकरण होता है कि नहीं? जो जहाँ तक न्यूमोनिया की बात है, हमने कहा कि जब ये वायरस से होता है तो न्यूमोएंटेराइटिस कहते हैं या PPR कहते हैं। तो PPR का टीकाकरण उपलब्ध है और बिहार सरकार की तरफ से ये मुफ्त में लगाया भी जाता है किसानों की बकरियों को। तो ये PPR का टीकाकरण करा देने से इस समय होने वाली बीमारियों में जो न्यूमोनिया है उससे पूरी तरह से बचाव हो जाएगा। एक बात मैं इसमें और आपको जोड़ दूं कि ये जो PPR का टीकाकरण है इसको हर वर्ष कराने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये 3 साल में एक बार लगता है, तो अगर एक बार लगा हुआ है तो फिर तीसरे साल फिर दोबारा इसको लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर किसान भाइयों ने इस टीके को लगवा लिया है और नहीं लगवाया है तो नज़दीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करके अगर इसके बारे में पता करके इसको लगवा लेते हैं तो जो सबसे खतरनाक बीमारी बकरियों की जाड़े के दिनों में है वो न्यूमोनिया, उससे बचा जा सकता है। रही 2 बीमारियों की बात जो हमने कहा कि चमोकन और पेट के कीड़ों की, तो उसके लिए डिवॉर्मर्स आते हैं जो पेट के कीड़ों की दवा, और उसके साथ ही वो दवा भी है जिससे पेट के शरीर पर जो कीड़े हैं वो भी निकल जाते हैं। तो उसकी एक ही दवा है, एक डिवॉर्मर पशु चिकित्सक की सलाह से कर दें तो ये दोनों चीज़ें रोकी जा सकती हैं। जो लोकल वेराइटी है बिहार की खास करके, अब वो तो है ही, पहले से मौजूद है, लेकिन कई ऐसे किसान हैं जो बाहर से, जैसे बंगाल की एक नस्ल है उसका यहाँ उत्पादन हो रहा है, या कुछ राजस्थान की भी नस्लें यहाँ लाके लोग कर रहे हैं। तो उनमें और इनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता का अंतर है, अगर है तो मतलब कौन सी नस्लों में रोग प्रतिरोधी क्षमता ज़्यादा है जिस पर कि किसान ज़्यादा पालने में भी फोकस कर सके? ये आपका बहुत सही प्रश्न है। ये जो हमारी नेटिव ब्रीड हैं, जो यहाँ की लोकल हैं, वो इस वातावरण के लिए अपने आप को एडजस्ट कर चुकी हैं। तो उनमें स्वाभाविक है कि बीमारियाँ कम होंगी, क्योंकि इसी वातावरण से में रहने के लिए उनका वो अपने आप को वातावरण के परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल चुकी हैं। ये बीमारियाँ उनमें ज़्यादा होंगी जो बाहर से लाई गई बकरियाँ हैं, चाहे आप बंगाल से ला रहे हों या राजस्थान से ला रहे हों, क्योंकि वातावरण की परिस्थितियों का अंतर दोनों जगहों पर है। तो उन ब्रीड्स में जो बाहर की हैं उसमें ये बीमारी खास करके वो जो शुष्क इलाकों से आ रही हैं, राजस्थान और उधर के इलाकों से, जिसमें सिरोही है या बारबरी है, इस तरह के ब्रीड्स में यहाँ बीमारियाँ होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन जो हमारी यहाँ की नेटिव हैं उनमें, और इसी से मिलता जुलता परिवेश हमारे बंगाल का है क्योंकि लगा हुआ राज्य है, तो ब्लैक बंगाल काफ़ी हद तक रेजिस्टेंट आप कह सकते हैं कि इन बीमारियों के लिए रहेगा। लेकिन जो भी इस तरह की बड़े नस्ल के बारबरी हुआ या सिरोही हुआ या उधर की और भी जो भी राजस्थान या इन इलाकों से बकरियां आप ला रहे हैं, उनमें इन बीमारियों के होने की संभावना ज़्यादा है। तो उनमें ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। जी, अच्छा सर, अब एक सवाल और कि खास करके ये बीमारियां तो आती है, आएगी शीतकालीन में, उसके समाधान भी हैं, लेकिन रख रखाव, उसका जो रख रखाव होना चाहिए, उसका बाड़ा होना चाहिए,
उसमें भी गर्मी और जाड़े में अंतर होना चाहिए या रखरखाव में भी कुछ फ़र्क आता है उसमें? जी बिल्कुल, गर्मी में जैसा पता है कि नमी उतनी नहीं रहती है या उनका जो बाड़ा है वो सूख जाएगा अगर आप उसको थोड़ा कम सफाई रखें तब भी। जाड़े में इसका ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि बाड़े की नमी ख़त्म नहीं होती है और वो भीगा रहेगा तो इसमें फुट रॉट और इस तरह की समस्याएं ज़्यादा होने की संभावना है। तो जाड़े के दिनों में बाड़े की सफाई करना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ मैं एक बात ऐड कर दूं कि जैसे जाड़े से बचाव के लिए या शीतलहर से बचाव के लिए बाड़े को पूरी तरह से जो पैक कर देते हैं, तो बकरियों के केस में ऐसा होता है कि उनके यूरिन या उनके जो मल से जो अमोनिया की गंध आती है वो कभी कभी पैक इन्वायरमेंट में इतना खतरनाक हो जाती है कि खाली उसकी वजह से बकरियों की अचानक मौत हो जाती है। रात में बाड़े में बंधी हुई बकरियां मरी हुई मिलती हैं सुबह। तो ये मैं एक बात कर दूंगा कि उससे वो जाड़े से ठंड से बचाने की व्यवस्था तो करनी है, लेकिन एकदम पैक नहीं कर देना है बाड़े को, कि उसका सर्कुलेशन बना रहना चाहिए। जो क्रॉस वेंटिलेशन की बात हम लोग पशुपालन में करते हैं, तो क्रॉस वेंटिलेशन जरूरी है, उसको पैक मत करिए। हाँ, कुछ गर्म जैसे इंफ्रारेड लैंप आते हैं या कुछ इस तरह की व्यवस्था करिए। रेस्पिरेटरी समस्या जो है वो ज़्यादा होता है जाड़े में, तो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके लिए जिम्मेवार है, चूँकि अभी जो है वो बहुत बड़ा इशू बन चुका है हमारे यहाँ, हमारे देश के लिए। तो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी है, वो भी उसके लिए जाड़े के दिन में जिम्मेवार होता है। बिल्कुल स्वाभाविक है, जैसा श्वसन तंत्र हमारा है वैसा ही पशुओं का है। उसमें तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं है, उनके भी फेफड़े हैं उसी तरह के जैसे आपके हैं। तो अगर एयर क्वालिटी ख़राब है तो स्वाभाविक है कि श्वसन तंत्र पर उसका प्रतिकूल असर पड़ना ही पड़ना है। फिर भी जहाँ तक पशुपालन की बात है तो ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पर हम लोग इतना ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि शहरों की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर शहर में है तो स्वाभाविक है। गाँवों का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी हमको लग रहा है कि रहने लायक है, तो उसमें उसकी कोई समस्या इतनी नहीं है। चलिए, तो सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी, नए विषय, नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार से जाना कि शरद काल में बकरियों का प्रबंधन कैसे करें। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। अगले भाग में हम बात करेंगे हरी पत्तेदार सब्जियों की। ठंड के मौसम में कई प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां उगती हैं। आप में से जिन किसानों ने इनकी खेती की है उन्हें हम बता दें कि इन दिनों आप इनकी देखभाल कैसे करें। तो आइए जानने के लिए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ मुकुल कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जाड़े के मौसम में सब्जियों की कई वैरायटी हमें देखने को मिलती है। उन सब्जियों को हम अपने घर में लाकर बनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है कि हम आपके समक्ष उन सब्जियों की देखभाल के भी बारे में भी बतलाएं, जिससे आपका, अगर आप छत पे बागवानी किए हैं या उनको अपने घर के छोटे से जो जगह होती है बागवानी के लिए उसमें लगाए हैं, तो उसकी देखभाल आप समुचित तरीके से कर सकें। जी हाँ किसान भाइयों, आज का हमारा यही विषय है कि शरदकालीन मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों की देखभाल कैसे करें। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकुल कुमार, जो कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि महाविद्यालय किशनगंज में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, इस मौसम में, शरदकालीन मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों की देखभाल कैसे किया जाए? आप लोग हरे पत्तेदार सब्जियों से तो ज़रूर अवगत होंगे। जैसे हम लोग पुराना समय से ही हम लोग बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि शरद काल में जो ग्रीन वेजिटेबल्स, हरा साग सब्जी खाते हैं तो पूरे साल तक ले उसका शरीर में उसका पौष्टिकता जो है पूरे शरीर में उसका भरपाई करते रहता है। अभी जो शरद काल में होता है, पूरे मार्केट में हरा साग सब्जी भरा और सही दाम पर, कम रेट पर ही उपलब्ध रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस समय में जितना से ज़्यादा हो सके कि हरा साग सब्जी का उपयोग करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरे साग सब्जी में कि उसमें विटामिन्स और बहुत सारा खनिज लवण भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। तो ऐसे शरद काल में हम जब लेते हैं तो पूरे साल का, जैसे हम लोग के मेडिसिनल कहते हैं या मेडिसिनल चीज़ है, मेडिसिन यूज करते हैं, वैसे मान कर चलिए कि जो हरे पत्तेदार सब्जियां हम लेंगे, खाएंगे 2 महीना, तो पूरे साल तक ले आपको भरपाई करते रहे। शरीर की जो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वह भरपाई करते रहता है। तो अभी जो शरद काल में मुख्यतः जो पत्तेदार सब्जियों में है, जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, चौलाई है, या विभिन्न तरह के जो दलहन फसलें का जो साग होता है, जैसे चना का साग खाते हैं या डिफरेंट मटर का खाते हैं, तो ये सब हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये सब जो है शरद काल में ही उपलब्ध होता है।
तो रही बात, आजकल किसान जो होता है अपने लोग भी अलर्ट हो गया, एक्टिव हो गया है। तो जिनके पास बड़ा प्लॉट नहीं है, कम ज़मीन है, वो अपना छोटा छोटा वो किचन गार्डन वगैरह में या घर के पीछे जो बागवानी जो रहता है उसमें भी अपना लगा के उपयोग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक क्या होता है कि ये कहीं भी लगा सकते हैं और ज़्यादा इसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और तीसरी बड़ी बात है कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है जो बहुत कम दिन में तैयार हो जाती है, आप लगाए 20 दिन से आप खाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में होता है, इस जो समय चल रहा है, जनवरी का जो महीना चल रहा है, इसमें जो होता है जितना आपको हो सके भरपूर साग सब्जी लें। इसमें अभी क्या होता है कि बहुत सारा जो हरे पत्तेदार सब्जियां जो रहता है तो अलग अलग वैरायटी है। उसमें क्या होता है, एक बार लगा देंगे तो 5-6 बार कटिंग करते जाएंगे। मतलब 5-6 बार कटिंग करने का मतलब है आप मार्च अप्रैल तक ले उसको एक बार लगाने, दिसंबर में लगा दिए, जनवरी से पूरा मार्च अप्रैल तक ले खाते रहेंगे। आपको उसको मेहनत भी कम लगेगा, मैनेजमेंट करने में भी कम, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, मैनेजमेंट भी ईजी है क्योंकि ठंडी का मौसम होता है और इसमें मैनेजमेंट उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है, जिसमें फ्लावरिंग होता है, जिसमें फ्रूट आता है, बीज बनता है, उसमें ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट की संभावना ज़्यादा लगती है। और पत्ती में होता है कि क्या होता है, हल्का जो लगेगा कीट व्याधि। अभी जो जनवरी फरवरी में जो एफिड आने का प्रकोप रहता है, जो हम लोग लाही कहते हैं, तो उसका प्रकोप रहता है, वो ज़्यादा हम लोगों के लिए नुकसान भी नहीं होता है। तो इसके लिए हम आप लोगों को सलाह देंगे कि इसमें बहुत कम से कम पेस्टिसाइड जो इंसेक्टिसाइड का यूज करें, क्योंकि पत्तीदार सब्जियां जो मोस्टली हम लोग डायरेक्ट भोजन में ले लेते हैं। जैसे दूसरा सब्जी जो रहता है उसका प्रोसेसिंग करके खाते हैं, छील के खाते हैं या उसको धो के खाते हैं या सुखा के खाते हैं। लेकिन हरे पत्तीदार सब्जियां जो होती है डायरेक्ट खेत से लाते हैं, हम लोग डायरेक्ट किचन में यूज करते हैं। तो हम आप लोगों को यही सलाह देंगे कि इसमें कम से कम पेस्टिसाइड यूज करें। अगर थोड़ा लग गया, छोटा मोटा कीड़ा लगा हुआ है या एफिड लग गया है, तो आप डायरेक्ट जो पानी जाता है, साफ पानी से भी डायरेक्ट प्रेशर से स्प्रे करेंगे तो छोटा मोटा जो कीड़ा रहता है या लाही है, एफिड है, तो धुआ जाएगा, पत्ती पर से साफ़ हो जाएगा और साफ़ होकर ज़मीन पर गिर जाएगा। तो जमीन वो प्लांट को कोई कीड़ा वो नुकसान नहीं करता है। वो पत्ती पाता है तो पत्ती का जो हरा जो भाग होता है वो सक कर लेता है। एक महत्वपूर्ण सवाल सर ये है कि हरे पत्तेदार जो सब्जियां हमारे किसान भाई लगाते हैं तो एक समस्या देखने में आती है गलन की। क्या होता है कि जब बीज अंकुरण होता है तो 3-4 इंच का जब पौधा होता है तो उसमें गलन की समस्या होने लगती है। तो इसका कारण क्या है और निदान सर क्या है? जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। तो सबसे पहले हम उसको लगाने के लिए देखेंगे कि ऐसी जगह जो लगाएंगे जो थोड़ा ज़मीन से ऊंचा रहे, या तो मेड़ बना के लगा सकते हैं या छोटा छोटा क्यारी बना लेंगे। क्यारी बनाने से क्या होता है कि जो बगल वाला ज़मीन से थोड़ा अपलैंड हो जाता है, तो जैसे ही ज़्यादा उसमें मॉइस्चर रहेगा, नमी रहेगा, तो गलन की समस्या आएगी। जैसे हम कोई नर्सरी भी तैयार करते हैं तो देखते ही होंगे कि जो बराबर ज़मीन है उससे थोड़ा ऊपर कर देते हैं, क्योंकि उसमें नमी कम रहेगा तो मॉइस्चर कम रहेगा तो गलन समस्या कम आएगा। तो हम ऐसे ऊपरी जगह और पानी की देखेंगे कि ठंडी मौसम में पानी की ज़रूरत नहीं कि हमेशा ज़रूरत नहीं है पानी देंगे। अगर ज़मीन में नमी है तो पानी कोशिश करेंगे कि नहीं दें। अगर ऐसे है तो लगेगा तो 15 दिन के बीच में 15 दिन के अंतराल पर हम बीच में पानी दे सकते हैं। एक खास सवाल सर कि हम जो हरी पत्तेदार सब्जियां जो हमारे किसान भाई लगाते हैं उनको हम अपने खाने के लिए उपयोग करते हैं, तो हरी पत्तेदार सब्जियों की जो अनुकूलता है स्वास्थ्य के लिए, उस अनुकूलता को बरकरार रखने के लिए हमें कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियों का विशेष भोजन में यूज करते हैं तो डायरेक्ट हम भोजन में ले रहे हैं, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम से कम फर्टिलाइज़र जो होता है, कार्बनिक खाद बहुत जितना कम हो सके, ज़्यादा हम ऑर्गेनिक ही यूज करेंगे। क्योंकि जैसे फर्टिलाइज़र देंगे, पेस्टिसाइड देंगे तो हमको कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शरीर पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो हम उसके लिए सबसे लगाने के पहले ही जब हम लगाते हैं, खेत तैयार करते हैं, उसी समय हम लोग वर्मी कंपोस्ट का हो या पुराना आपके पास गोबर का खाद हो, वह भरपूर रूप में एक ही बार दे देंगे। क्योंकि वह उससे क्या होता है, ज़मीन जो होता है वह ढीला हो जाता है, हल्का ज़मीन रहता है। इससे क्या होता है, उसके जड़ का विकास ज़्यादा होता है और पत्तियां भी ज़्यादा विकसित होगी। क्योंकि हम लोग मेन रूप तो पत्ती ही लेना है। अगर उसका हम सीड में लेंगे, बीज में तैयार करेंगे तो उसका अलग पर्पस हो जाता है। लेकिन हम अगर पत्ती के रूप में यूज कर सकते हैं तो हमको है कि इसी तरह के खाली पानी का सिंचाई करेंगे और कम से कम फर्टिलाइज़र जो होता है उसका डालेंगे और वो लगाते समय डॉक्टर साहब ने बतलाया कि जो हरे पत्तेदार सब्जियों की आप खेती करते हैं
उनमें जो सावधानियां हैं, मतलब आप सड़न गलन की समस्या है तो उस सभी विधि से निजात पाने के लिए, उन सभी प्रकोपों से निजात पाने के लिए आप रासायनिक उर्वरक के बदले जैविक उर्वरक का इस्तेमाल करके उससे ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का धन्यवाद देते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही कुछ और नवीनतम जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।